1993 में मुंबई एक ऐसा शहर था जो बिल्कुल किनारे पर था। एक महानगर जो अपनी जीवंतता और कभी न हार मानने वाले हौसले के लिए जाना जाता था, एक गहरे संकट का सामना कर रहा था। शहर की हवा में अनिश्चितता और डर घुल गया था। हर नागरिक के मन में एक सवाल था, क्या होगा? बाबरी मस्जिद गिराने और उसके बाद हुए दंगों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और मुंबई भी इससे अछूता नहीं रहा। शहर के कम्युनल ताने बाने को फाड़ दिया था। सांप्रदायिक सौहार्द की डोर कमजोर हो गई थी और हर तरफ अविश्वास का माहौल था। जो सड़कें कभी एक पहचान से जुड़ी थीं, जहां हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते थे, वे अब डर और शक से बंटी हुई थीं। कर्फ्यू और सन्नाटा सड़कों पर राज कर रहा था और लोगों के दिलों में डर समा गया था। मुस्लिम कम्युनिटी खुद को धोखा मिला हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उन्हें उनके अपने ही देश में पराया कर दिया गया हो, और असुरक्षित महसूस कर रही थी। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही थी और वे अपने बच्चों को लेकर डरे हुए थे। गुस्से और दुख में उबल रही थी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की इच्छा और अपने सम्मान की रक्षा करने की तड़प उनके दिलों में धधक रही थी। इस वॉलेटाइल माहौल में अंडरवर्ल्ड आ गया, जिसने मौके का फायदा उठाने की ठान ली थी, जिसकी अगुवाई दाऊद इब्राहिम कर रहा था, जो भारत का सबसे वांटेड क्रिमिनल था, जो अपने फायदे के लिए कैओस का फायदा उठा रहा था। वह शहर को और अस्थिर करने और अपनी पकड़ मजबूत करने की साजिश रच रहा था। क्रिमिनल सिंडिकेट्स ने अपनी एक्टिविटीज को रिलीजियस रेट्रिब्यूशन का जामा पहनाया, ताकि वे अपने अपराधों को सही ठहरा सकें और लोगों को भड़का सकें, जिससे शहर के घाव और गहरे हो गए। हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर था, जो लोगों के दिलों में डर और निराशा भर रहा था। मुंबई एक सूखे घास के ढेर जैसा था, जिसमें एक चिंगारी भी आग लगा सकती थी। उसकी इकोनॉमिक ताकत, उसकी भावना, सब खतरे में, और शहर एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। इस बात से अनजान की एक मेटिकुलसली प्लान्ड तबाही आने वाली थी। शहर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, बिना ये जाने कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। शहर जो अभी भी दंगों से उभर रहा था, अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसे दिन का सामना करने वाला था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था, जिसे हमेशा ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा दिन जो मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 12 मार्च 1993, एक तारीख जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। ये वो दिन था जब मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, ने एक ऐसा दर्द झेला जो आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। मुंबई का आम शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तब टूट गया, जब शहर में एक के बाद एक धमाके होने लगे। उस दिन हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, अनजान कि कुछ ही पलों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बम फटा, तो मानो शहर की धड़कन ही रुक गई। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, और इसने हर तरफ दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और पूरे शहर में शॉकवेव्स फैल गए। हर तरफ चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अगले 2 घंटों में मुंबई में 11 और बम फटे। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने शहर को दहला दिया। हर धमाके के साथ लोगों की उम्मीदें और हौसला टूटता गया। बाजारों, होटलों, जो हमेशा चहल पहल से भरे रहते थे, अचानक मातम में डूब गए। हर तरफ तबाही का मंजर था और लोग बेबस होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सिनेमाघरों और बिजनेस हब्स में, जहां लोग मनोरंजन और काम के लिए जाते थे, अब सिर्फ मौत और विनाश का तांडव था। हर ब्लास्ट शहर की इकोनॉमी को पंगु बनाने और टेरर फैलाने के लिए कोल्डली कैलकुलेटेड था। हमलावरों का मकसद साफ था, मुंबई को डराना और उसकी तरक्की को रोकना। एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, ये वो जगहें थीं जो कभी मुंबई की शान हुआ करती थीं, लेकिन उस दिन ये खून और मलबे से सनी हुई थीं। प्लाजा सिनेमा, जावेरी बाजार, जहां कभी फिल्मों और गहनों की चमक हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ अंधेरा और निराशा थी। और लग्जरी होटल्स सभी कार्नेज के सीन बन गए। आलीशान कमरे खंडहर में तब्दील हो गए और खुशियां चीखों में बदल गईं। पैनिक और कंफ्यूजन छा गया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि नागरिकों को एहसास हुआ कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था और लोग डर के मारे कांप रहे थे। दोपहर 3:40 बजे तक मुंबई घेराबंदी में था, एक ऐसा शहर जो अपने ही घरों में कैद हो गया था। 257 डेड, 700 से ज्यादा घायल, हर तरफ लाशें और घायल लोग पड़े थे और अस्पताल घायलों से भरे हुए थे, और शहर की भावना टूट चुकी थी। मुंबई के लोगों का हौसला पस्त हो चुका था और उनके दिलों में डर बैठ गया था।
ये अटैक्स भारत में अब तक का सबसे डेडली अर्बन टेरर स्ट्राइक था। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हर कोई सदमे में था। सिर्फ 2 घंटों में मुंबई बदल गया। एक खुशहाल और जीवंत शहर एक डरावनी और उदास जगह में तब्दील हो गया। उसकी सुरक्षा की भावना चली गई। उसके घाव गहरे और ताजे थे। ये घाव इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में सालों लग गए। शहर फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। 1993 के बम धमाकों ने मुंबई की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी और यह शहर कभी भी उस दर्द को नहीं भूल पाएगा। इस कंस्पिरेसी के केंद्र में दाऊद इब्राहिम था, मुंबई का सबसे कुख्यात क्राइम लॉर्ड जो दुबई से काम कर रहा था। दाऊद की डी कंपनी अपने विशाल क्रिमिनल नेटवर्क के साथ टेरर के लिए एक परफेक्ट टूल बन गई। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और अब मैस मर्डर। मुस्लिम कम्युनिटी में दंगों के बाद का गुस्सा दाऊद और उसके साथियों ने सिनिकली मैनिपुलेट किया, जिन्होंने ब्लास्ट्स को रिवेंज के रूप में दर्शाया। पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से डी कंपनी ने लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और डेडली आरडीएक्स एक्सप्लोसिव्स दिए। इस अलायंस ने एक नए युग की शुरुआत की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर हाथ में हाथ डालकर काम कर रहे थे। दाऊद का नाम हमेशा न केवल क्राइम से बल्कि भारत के सबसे काले दिनों में से एक से जुड़ा रहेगा। जमीन पर टाइगर मेमन डिस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट था। दंगों में उसकी संपत्तियां जला दी गईं। टाइगर की रिवेंज की तलाश पर्सनल और रिलेंटलेस हो गई। उसने वायलेंस से स्कार्ड यंग मैन को भर्ती किया, उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा और अपने माहिम के घर को बम फैक्ट्री में बदल दिया। अपने स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके टाइगर आरडीएक्स और हथियार मुंबई में लाया और चुपके से बम असेंबल किए। ब्लास्ट्स की पूर्व संध्या पर वह शहर से भाग गया, पीछे तबाही और मौत का निशान छोड़ गया। टाइगर मेमन दाऊद के सिंडिकेट और मुंबई पर हुए टेरर के बीच की कड़ी था। उसके बाद केओस था, एक ऐसा मंजर जो सदियों तक लोगों के जहन में ताजा रहेगा। सायरन्स की चीख पुकार, दर्द से कराहती चीखें और एक ऐसा डिसबिलीफ जो हर चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपनों को ढूंढ रहे थे। फिर भी टेरर और निराशा के उस भयावह मंजर के बीच मुंबई की अदम्य भावना उभरी। ये शहर जो अपनी जीवटता और एकता के लिए जाना जाता है, एक बार फिर अपनी मिसाल पेश करने के लिए तैयार था। आम नागरिक नायक बन गए, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वे घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े, अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे और धुएं के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए। टैक्सीज को एम्बुलेंसेज में बदल दिया ताकि हर घायल को जल्द से जल्द अस्पताल रीचाया जा सके। टैक्सी ड्राइवर जो आमतौर पर सिर्फ अपनी सवारी की फिक्र करते हैं, उस दिन मसीहा बनकर उभरे और डेब्री हटाने के लिए ह्यूमन चेन्स बनाई ताकि बचाव दल मलबे में दबे लोगों तक पहुंच सके। हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उस दिन एक साथ मिलकर काम कर रहा था। शहर के अस्पताल भर गए थे, हर तरफ घायल लोग थे। डॉक्टर और नर्स दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर और नर्स अथक रूप से काम कर रहे थे, अपनी नींद और भूख को त्याग कर सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए। और ब्लड बैंक्स में हर कम्युनिटी के डोनर्स की लाइनें थीं। हर कोई अपना खून देने के लिए तैयार था ताकि किसी की जान बचाई जा सके। क्राइसिस में शहर की यूनिटी उन अटैक्स को बढ़ावा देने वाली नफरत के बिल्कुल विपरीत थी, जो इस शहर को तोड़ना चाहते थे। मुंबई पुलिस शुरू में ओवरवेल्म हो गई थी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही से निपटना आसान नहीं था, लेकिन उसने तुरंत मोबिलाइज किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। साइट्स को सिक्योर करने, ऑर्डर बहाल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि और कोई हताहत न हो। शहर भर में शांति की अपीलें गूंज रही थीं। लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया जा रहा था, क्योंकि अथॉरिटीज यह समझने की दौड़ में थीं कि इस कार्नेज के पीछे कौन था और उनका मकसद क्या था। डर के सामने मुंबई का रेजिलियंस चमक उठा। यह शहर हार मानने को तैयार नहीं था। चुनौती बहुत बड़ी थी। इमारतों को फिर से बनाना था, लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जगानी थी। ठीक होना, प्रोटेक्ट करना और जस्टिस की तलाश करना ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और दोषियों को सजा। शहर की प्रतिक्रिया उसकी अटूट भावना का एक टेस्टमेंट बन गई, यह साबित करते हुए कि मुंबई को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। इन्वेस्टिगेशन समय के खिलाफ एक दौड़ थी। एक ट्रैफिक कांस्टेबल को ब्लास्ट साइट के पास वेपन्सों से भरी एक अबैंडन्ड वैन मिली, जिससे पुलिस को मेमन परिवार और उनके माहिम निवास का पता चला। एविडेंस बढ़ता गया, ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए व्हीकल आरडीएक्स के निशान और टाइगर मेमन से संबंध। तब तक मास्टरमाइंड्स भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने एक रिलेंटलेस मैनहंट शुरू की जिसमें दर्जनों लोकल कोलैबोरेटर्स को गिरफ्तार किया गया। 1994 में याकूब मेमन की गिरफ्तारी एक ब्रेक थ्रू थी।
उसके कन्फेशन ने इंटरनेशनल प्लॉट को उजागर किया, आईएसआई की भूमिका और डी कंपनी की पहुंच को भी। इन्वेस्टिगेशन ने आरडीएक्स की स्मगलिंग का खुलासा किया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग और ब्राइब्ड ऑफिशियल्स के एक वेब का। मुंबई पुलिस के स्विफ्ट मेथोडिकल काम ने अभूतपूर्व पैमाने की एक कंस्पिरेसी को खोल दिया। उनके प्रयासों ने कई परपेट्रेटर्स को जस्टिस दिलाया, लेकिन मास्टरमाइंड्स अभी भी फरार थे। यह मामला भारतीय लॉ एनफोर्समेंट हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया। नंबर्स के पीछे टूटी हुई जिंदगियां थीं, परिवार तबाह हो गए, फ्यूचर चोरी हो गए। सर्वाइवर्स ने फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के निशान झेले, उस दिन की यादों से हॉन्टिंग थे। कुछ ने ब्रेड विनर्स खो दिए, दूसरों ने अपने बच्चे, दर्द यूनिवर्सल था। फिर भी ट्रेजेडी से रेजिलियंस उभरा। सर्वाइवर्स ने सपोर्ट ग्रुप्स बनाए, एक दूसरे को काउंसिल किया और शांति के लिए एडवोकेट्स बन गए। शहर की भावना टूटने से इनकार कर गई, भले ही डर और शक बना रहा। अटैक्स ने कम्युनल डिवाइड्स को गहरा किया, लेकिन यूनिटी और कंपैशन के क्षणों को भी इंस्पायर किया। मुंबई की इनोसेंस खो गई, लेकिन ठीक होने का उसका डिटर्मिनेशन बना रहा। लॉस की लेगेसी केवल शहर की आगे बढ़ने की इच्छा से मेल खाती थी। लीगल बैटल एपिक थी। 193 अक्यूज्ड, टेरर के तहत 1 दशक लंबा ट्रायल और एविडेंस के पहाड़। दाऊद और टाइगर मेमन को मास्टरमाइंड्स के रूप में नामित किया गया था, लेकिन वे फरार रहे। स्पेशल कोर्ट ने 100 को दोषी ठहराया, जिसमें याकूब मेमन भी शामिल था, जिसे उसकी सेंट्रल भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अपील्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश कन्विक्शंस को बरकरार रखा। 2015 में याकूब के एग्जीक्यूशन की पुष्टि की। कई पीड़ितों के लिए जस्टिस बिटर स्वीट था, कुछ के लिए क्लोजर, लेकिन दूसरों के लिए अनफिनिश्ड बिजनेस का दर्द। दाऊद और टाइगर विदेशों में प्रोटेक्टेड, कभी ट्रायल का सामना नहीं कर पाए हैं। उनकी स्वतंत्रता जस्टिस डिनाइड की एक कांस्टेंट रिमाइंडर बनी हुई है। इस मामले ने इंटरनेशनल टेरर पर मुकदमा चलाने की चुनौतियों को उजागर किया। 1993 के ब्लास्ट्स की कहानी तब तक अधूरी है जब तक मास्टरमाइंड्स फरार हैं। 1993 के ब्लास्ट्स ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। टेरर अब दूर नहीं था, इसने अर्बन लाइफ के दिल पर हमला किया था। अटैक्स ने सिक्योरिटी ओवरहॉल को मजबूर किया। अधिक विजिलेंस, अधिक कॉशन और वल्नरेबिलिटी की एक परमानेंट भावना। मुंबई का सोशल फैब्रिक बदल गया, गहरे कम्युनल डिवाइड्स और आसान भरोसे का नुकसान हुआ। फिर भी शहर का रेजिलियंस लेजेंडरी बन गया। 2006 और 2008 में आगे के अटैक्स से बच गया। ब्लैक फ्राइडे की याद एक चेतावनी है। नफरत नष्ट करती है, लेकिन यूनिटी और विजिलेंस बनी रहती है। मुंबई की भावना, टेस्टेड, स्कार्ड लेकिन अनब्रोकन, उसकी सबसे बड़ी लेगेसी बनी हुई है। जस्टिस और यूनिटी की जरूरत आज भी उतनी ही अर्जेंट है जितनी तब थी।